नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास तरंगिणी के YouTube चैनल में। जैसा कि अभी तक आप सभी ने प्राचीन भारत के अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत के स्रोतों में आने वाले पाठ्यात्मक स्रोतों को पढ़ा और जाना, इस दिशा में अब हम आगे बढ़ते हुए पुरातात्विक स्रोतों को जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के व्याख्यान का मूल विषय है प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझ सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहला है पुरातत्व से संबंधित वैचारिक शब्दावली, पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार और भारतीय इतिहास में पुरातत्व का महत्व। तो परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को आपको इन्हीं 3 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ना और समझना है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है पुरातत्व से संबंधित वैचारिक शब्दावली, और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व के बारे में हम जानते हैं और आप सभी इसे नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। भौतिक अवशेष यानी कि मटेरियल रिमेन्स। तो पुरातत्व क्या है? भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुरातत्व संबंधी सामग्री ने बड़ी ही सहायता की है। पुरातत्व स्वयं एक स्वतंत्र अनुशासन है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। जहां साहित्यिक सामग्री मौन है या अस्पष्ट है, वहां पुरातत्व सामग्री सहायक होती है। यदि पुरातत्व सामग्री हमारी सहायता ना करते तो हम भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में या उसके विषय में कुछ भी ना जान पाते। तो इस तरह से संक्षिप्त में आपने पुरातत्व क्या है के बारे में जाना और उसके फीचर्स के बारे में यानी कि उसकी विशेषताओं को जाना। चलिए अब हम चलते हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली की ओर। इस दिशा में आप सभी को जिस महत्वपूर्ण बिंदु को समझना है वह है पुरातात्विक संस्कृति। किस महत्वपूर्ण विषय को समझना है? पुरातात्विक संस्कृति। यूं तो संस्कृति यानी कि कल्चर के अपने बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, पर जब हम इसे पुरातत्व के अंतर्गत समझते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा अलग है। तो वह क्या है? तो पुरातात्विक संस्कृति को समझने के लिए आपको महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले इन 3 शब्दों को जानें। क्या है वह 3 शब्द? तो यह 3 शब्द है आर्टिफैक्ट्स, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है असेंबलेज। तो पुरातात्विक संस्कृति को समझने के लिए आपको इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों को समझना होगा, आर्टिफैक्ट, इंडस्ट्री और असेंबलेज। चलिए एक एक करके अब हम सभी शब्दों के अर्थ को समझते हैं। आर्टिफैक्ट्स मानव निर्मित वहनीय वस्तुएं यानी कि पोर्टेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मृदभांड यानी कि पॉटरी, औजार यानी कि टूल्स। तो ऐसे सभी वस्तुओं को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। इंडस्ट्री का तात्पर्य एक ही पदार्थ से बने समान प्रकार के आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो इंडस्ट्री को आपको उद्योग में नहीं समझना है, बल्कि हमें इसे पुरातत्व के अंतर्गत समझना है। तो आर्टिफैक्ट्स हो गए जो कि मानव निर्मित वहनीय वस्तु हैं, और इंडस्ट्री क्या हो गए? एक ही पदार्थ से बने समान प्रकार के आर्टिफैक्ट्स। यानी कि अगर कोई हमारे पास औजार है या कोई पॉटरी है तो वो एक ही वस्तु के बने हुए हैं। तो पदार्थ और वस्तु जब समान प्रकार के होने चाहिए और ऐसे को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं। और किसी
स्थान पर पाई गई समूची इंडस्ट्री को असेंबलेज कहा जाता है। किसी स्थान पर पाई गई समूची इंडस्ट्री को असेंबलेज कहा जाता है। तो आप सरलता से आप इस डायग्राम के मदद से आप इसे समझ सकते हैं कि आर्टिफैक्ट सबसे पहले होता है आर्टिफैक्ट्स, और आर्टिफैक्ट से बनता है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से बनता है असेंबलेज। और किसी क्षेत्र में जब अलग अलग स्थानों पर समरूपी असेंबलेज मिलते हैं, तब उन स्थलों को एक पुरातात्विक संस्कृति के सदस्यों के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर यानी कि एक पुरातात्विक संस्कृति क्या होगा, जब हमें अलग अलग स्थान पर यानी कि एक जैसे या समरूपी अगर हमें असेंबलेज अगर देखने को मिलते हैं, तो ऐसे स्थान को या ऐसे चीजों को हम पुरातात्विक संस्कृति या पुरातात्विक संस्कृति समझ सकते हैं। तो आर्टिफैक्ट से बनता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से बनता है असेंबलेज, और जब समरूपी असेंबलेज एक अलग अलग जगह पे हम पाए जाते हैं, तो उनसे बनता है आर्कियोलॉजिकल कल्चर यानी कि पुरातात्विक संस्कृति। आप इसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलें, और अगर कहीं पे भी आपको किसी प्रकार की दुविधा या समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स। पुरातात्विक स्थल से तात्पर्य उस स्थान का होता है जहां से प्राप्त भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानवीय अतीत को चिन्हित किया जाता है। बात करते हैं टीलों के बारे में यानी कि माउंट्स। ऐसे पुरातात्विक स्थलों पर जहां बहुत लंबी अवधि तक मानव सभ्यता मिट्टी तथा ईंटों से बने घरों में निवास करते हैं, टीलों के रूप में विद्यमान होते हैं। संरचनाओं के पुनर्निर्माण तथा सदियों तक उन पर मलबों, वायु द्वारा लाई गई बालू के एकत्रित होने से पुरातात्विक टीले बन जाते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सालों से जब कोई स्थान अपने यूज में नहीं रहता है, तो उसके ऊपर कई मिट्टियों की परतें जम जाती हैं और वह अपने जमीन से ऊपर उठ जाता है। तो आर्कियोलॉजी में ऐसे ऊपर उठे हुए स्थलों को ही हम माउंट्स के तौर पर कहते हैं, यानी कि टीलों के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिग्राफी यानी कि स्तर विन्यास। पुरातत्व में स्तर विन्यास के अध्ययन के लिए आधारभूत सिद्धांत यह है कि नीचे के स्तर प्राचीनतर संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जब हम किसी भी पुरातात्विक स्थल की खुदाई करते हैं या उत्खनन करते हैं, तो इस उत्खनन के दौरान जो सबसे नीचे का जो स्तर होगा वो सबसे पुराना होगा। स्ट्रैटिग्राफी यही आपको समझाने का कोशिश करता है, और इससे हम पता लगाते हैं कि सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई, फिर दूसरी सभ्यता कौन थी, फिर तीसरी, और सबसे न्यूनतम सभ्यता कौन सी है। तो इसके मदद से हम सभ्यताओं के तिथि को समझने में यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब समझते हैं पुरातत्व मिति यानी कि आर्कियोमेट्री को। तो पुरातात्विक सामग्रियों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को पुरातत्व मिति या आर्कियोमेट्री की संज्ञा दी गई है। यानी कि जब हमने किसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को या पुरातात्विक स्थल को एक्सकवेट किया और उसमें हमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो इन चीजों को समझने के लिए, इस पूरे एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर को समझने के लिए हम जिन वैज्ञानिक अनुप्रयोगों यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम आर्कियोमेट्री या पुरातत्व मिति कहते हैं। आप सभी के उदाहरण के लिए मैंने ये चार्ट दे दिया है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व के अंतर्गत आने वाले वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कार्बन 14 है, ऊष्म दीप्ति है, पोटेशियम आर्गन है, वृक्ष विलय तिथि निर्धारण यानी कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। तो इन सभी वैज्ञानिक अनुप्रयोगों
के मदद से हम एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर को समझते हैं और जानने का यह हमें मदद करते हैं। ठीक है, आप सभी इसे पढ़ लें और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु के ऊपर, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार। तो इसे मुख्यतः हम 4 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत है फील्ड आर्कियोलॉजी, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी यानी कि संज्ञानात्मक पुरातत्व, तीसरा है नृजाति पुरातत्व विज्ञान यानी कि इथनो आर्कियोलॉजी, और चौथा है भ्रांशोदर पुरातत्व यानी कि सैल्वेज आर्कियोलॉजी। तो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को इनके डेफिनेशन को याद रखना है। जब आप इनके डेफिनेशन को समझ जाएं तो या तो आपसे एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपसे इनसे आपके बारे में इनसे पूछा जा सकता है, या मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सभी इसको नोट डाउन करते हुए चलें। तो बात करते हैं सबसे पहले फील्ड आर्कियोलॉजी के बारे में। तो फील्ड आर्कियोलॉजी का संबंध पुरातात्विक स्थल यानी कि साइट के अन्वेषण और उत्खनन से संबंध रखता है। फील्ड आर्कियोलॉजी में संज्ञानात्मक पुरातत्व यानी कि कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी के अंतर्गत विचार, आस्था और धर्म जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक पुरातत्व के अंतर्गत विचार, आस्था और धर्म जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं नृजाति पुरातत्व विज्ञान। तो नृजाति वर्णन या इथनोग्राफी वर्तमान की संस्कृतियों और समुदायों का अध्ययन है। नृजाति पुरातत्व विज्ञान वर्तमान के समुदायों के लोक व्यवहार और जीवन शैली का अध्ययन करता है, जिसका उद्देश्य अतीत के समुदायों से जुड़े पुरातात्विक प्रमाणों की व्याख्या करना होता है। और अंत में हम सबसे चर्चा करते हैं भ्रांशोदर पुरातत्व यानी कि सैल्वेज आर्कियोलॉजी के बारे में। तो भ्रांशोदर पुरातत्व विज्ञान संकटग्रस्त स्थलों को चिन्हित करने और उनको नष्ट होने से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो आप सभी इन सारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन को जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोतों के वर्गीकरण की ओर। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुरातात्विक या पुरातत्व संबंधी सामग्री को 4 भागों में या 4 तरह से विभाजित किया जा सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है उत्खनन से प्राप्त सामग्री, दूसरा है अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन, तीसरा है स्मारक यानी कि मॉन्यूमेंट्स, और चौथा है मुद्राएं यानी कि कॉइन्स। बात करें पहले बिंदु के बारे में, उत्खनन से प्राप्त सामग्री। तो मटेरियल्स तो आप अभी तक सामग्री को तो अभी तक आप सभी समझ ही चुके होंगे। जैसे सामग्री के अंतर्गत कोई हमें मृदभांड मिला यानी कि पॉटरी मिला, या कोई हमें टूल्स मिले, या किसी भी प्रकार के। पर इसमें आपको परीक्षा की दृष्टि से यह जानना है उत्खनन यानी कि एक्सकवेशन। तो हमें एक्सकवेशन के टाइप्स के बारे में जानना है कि एक्सकवेशन या उत्खनन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्खनन 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इन्हें 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है क्षैतिज उत्खनन और दूसरा है लंबवत उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और दूसरा है लंबवत उत्खनन यानी कि वर्टिकल डिवीजन। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अब हम समझते हैं। तो क्षैतिज उत्खनन यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन के अंतर्गत बड़े क्षेत्र में खुदाई की जाती है। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज उत्खनन का इस्तेमाल किसी बड़े क्षेत्र की खुदाई के लिए किया जाता है। और वहीं अगर हम लंबवत उत्खनन का बात करें तो किसी सीमित क्षेत्र को ऊपर से नीचे तक उत्खनन किया जाता है। यानी कि कोई क्षेत्र है, एक छोटा सा सीमित क्षेत्र होगा, हम उसे ऊपर से नीचे तक खोदते हुए चलते हैं। तो ऐसे खुदाई को या ऐसे उत्खनन को हम लंबवत उत्खनन कहते हैं। और जब हम किसी बड़े से साइट को, किसी पुरातात्विक स्थल को अगर हम खुदाई करते हैं तो उसे क्षैतिज उत्खनन कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए इतने ही पॉइंट्स इस विषय से महत्वपूर्ण है, आप सभी इसे जानें। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया भ्रांशोदर पुरातत्व यानी कि सैल्वेज आर्कियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम संकटग्रस्त स्थलों
को चिन्हित करते हैं और उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं। तो यूपीएससी एक बहुत ही डायनामिक इंस्टीट्यूशन है, और अगर हम इनके प्रश्नों को अगर देखें या सोचें, या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन को अगर हम देखें, सोचें और समझें, तो यह सिर्फ इनके जो प्रश्न होते हैं वो सिर्फ किसी सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि उसे बहुत ही डायनामिक तरीके से बनाया जाता है। जैसे कोई सब्जेक्ट का कोई विषय है, तो उसे हम किसी करंट अफेयर के टॉपिक के साथ में, या उस सब्जेक्ट से बाहर निकल के भी उससे जुड़े हुए कुछ अगर पहलू हैं, तो उससे भी यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछती है, या स्टेट पीसीएस में हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसी दिशा में अब हम आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व को समझ रहे हैं, तो हम एक बहुत ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण संस्थान यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको मैंने आप सभी की सुविधा के लिए लिख दिया है। आप सभी चाहें तो इसे अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलें, और मैं आपको सरलता से समझा भी देता हूं जो महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन, किसके अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर आता है? वो है संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अवसर यानी कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत या उसके अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह देश की सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है यानी कि रेगुलेट करता है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए संपूर्ण देशों को 37 मंडलों में विभाजित किया गया है। भारत में तो 37 मंडलों में विभाजित किया गया, यह भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। भारत में पुरातात्विक और ऐतिहासिक खोज सर विलियम जोन्स के प्रयासों से शुरू हुई। तो किसके प्रयास से? सर विलियम जोन्स के प्रयासों से शुरू की गई, जिन्होंने 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी के लिए पुरातनवादियों का एक समूह का गठन किया। तो कब किया सर विलियम जोन्स ने? 15 जनवरी 1784 में। जोन्स द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास को आगे बढ़ाया गया, जिसे आवधिक शोध नामक पत्रिका के प्रकाशन से शुरू किया गया। तो एक पत्रिका भी यानी कि एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आवधिक शोध पत्रिका। बाद में 1804 में बॉम्बे यानी कि मुंबई और 1818 में मद्रास यानी कि चेन्नई में इस तरह की सोसाइटी शुरू की गई। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी को किस साल में किस जगह पे बनाया गया। तो सबसे पहले बंगाल में यानी कि कोलकाता में 1784 में, फिर बंबई में यानी कि मुंबई में, और फिर मद्रास में बनाया गया। 1810 का बंगाल विनियम 29 कानून के माध्यम से स्मारकों को बचाने की दिशा में पहला कदम था। तो यह सभी आप नोट डाउन करते हुए चलें। 1833 में जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बने।
उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1834 और 1837 के बीच ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों की व्याख्या है, यानी कि उन्होंने डिसाइफर किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे महत्वपूर्ण योगदान अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो बंगाल इंजीनियर्स में लेफ्टिनेंट थे और शुरुआत में जेम्स प्रिंसेप की सहायता की, ने 1800 अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो बंगाल में लेफ्टिनेंट थे और शुरुआत में जेम्स प्रिंसेप की सहायता की, ने 1848 में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक योजना तैयार की और इसे ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर के प्रस्ताव पर उचित ध्यान दिया और 1861 में कनिंघम को दिसंबर 1861 में पहले पुरातत्वीय सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया 1861 में। 1866 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण को खारिज किया गया, यानी कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातत्व विभाग की जो पहले मंजूरी दी गई थी, उसे लॉर्ड लॉरेंस ने रोक दिया। फिर से बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक अलग विभाग के रूप में पुनः जीवित किया गया और कनिंघम को महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और यह था 1871 में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 1931 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभालने वाले पहले भारतीय बने राय बहादुर दयाराम साहनी। तो पहले भारतीय जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के तौर पर बने वो हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। और स्वतंत्र भारत के, या ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक कौन बने, तो वो हैं NP चक्रवर्ती। तो ये सभी आप जरूर याद रखें। इसी के साथ हम आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम अभिलेख, स्मारक और मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।